तो गाइस कुछ दिन पहले ही सैमसंग ने लॉन्च किया Galaxy A56 और Galaxy A36 और मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर आपको एक सैमसंग फ्लैगशिप लेने पे 50,000 से ऊपर खर्च नहीं करना है तो ये Galaxy A56 काफी क्लोज है उसके। मतलब आप खुद ही देख लो, काफी प्रीमियम डिजाइन है, मेटल फ्रेम है, ग्लास बैक है और एक नया कॉम्पैक्ट कैमरा मॉड्यूल भी है। इसमें One UI 7 भी आता है और कुछ AI ट्रिक्स भी है और ये सारी फ्लैगशिप वाइब वाली चीजें काफी अच्छे प्राइस पे है। लेकिन कैसे? मतलब फ्लैगशिप वाइब वाली चीजें कम दाम पे, यानी कुछ तो कटबैक्स किए होंगे सैमसंग ने। और दूसरी चीज, बाकी फोन जो है इस प्राइस सेगमेंट में अगर उससे कंपेयर करें A56 को तो ये कैसा है, करते हैं सारी बातें। और गाइस शुरू करते हैं डिजाइन एंड बिल्ड से। एंड ऑनेस्टली बिल्ड वाइज कुछ कटबैक्स हैं, उसकी बात करेंगे हम, लेकिन अगर लुक वाइज देखें ना, सैमसंग ने कोई कसर नहीं छोड़ी। मतलब आपको मेटल फ्रेम मिलता है, ब्रश्ड एल्यूमिनियम वाइब मिलती है, पीछे ग्लास बैक है विद विक्टस प्रेस प्रोटेक्शन और ये सबसे पतला गैलेक्सी फोन है और इन्होंने इसमें बैटरी उतनी ही रखी है जितनी लास्ट ईयर फोन में थी। मतलब मेरे हिसाब से तो ये जो डिजाइन है Galaxy S25 का होना चाहिए था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, A सीरीज में आ गया। वैसे अगर इसकी आप डिस्प्ले और साइड एजेस देखें तो काफी फ्लैट वाइब है। इसमें आपको की आइलैंड भी मिलता है जो Galaxy A सीरीज का काफी सिग्नेचर लुक है। डुअल सिम ट्रे मिलती है लेकिन माइक्रो SD कार्ड एक्सपेंशन स्टोरेज नहीं है। कलर्स के मामले में मेरे पास ऑलिव ग्रीन है जो एक्चुअली बेस्ट है, बट ये और दो कलर्स भी हैं। लेकिन अब डिस्कस करते हैं कि क्या कटबैक्स हैं एज कंपेयर टू अ फ्लैगशिप। ठीक है, पहली चीज तो इसमें वायरलेस चार्जिंग नहीं है और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग नहीं है जो फ्लैगशिप्स में होती है, बट इस प्राइस पॉइंट पे जनरली बाकी फोन्स में भी नहीं होती है, तो चलेगा। दूसरा कटबैक, ये IP67 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट है। IP68 या 69 नहीं है फ्लैगशिप्स की तरह। फ्लैगशिप छोड़ो, इस प्राइस पॉइंट पे और भी फोन्स है जो IP68 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस देते हैं। खैर कटबैक तो है ही, बट फिर भी इसको अगर आप पानी में पूरा सबमर्ज करेंगे ये झेल लेगा, कोई इशू नहीं होगा। और तीसरा कटबैक, इसमें लास्ट ईयर की तरह ही गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस प्रोटेक्शन है एंड गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 नहीं है जो अगेन फ्लैगशिप्स में भी होता है और इसी प्राइस पॉइंट पे और फोन्स में भी मिलता है। बट घबराने वाली कोई बात नहीं है, 2 मीटर से भी अगर इसको अगर ड्रॉप करेंगे ये तब भी शैटर नहीं होगा और जनरल यूज केसेस के लिए काफी है। वैसे अगर सोचा जाए, काफी सोच समझ के सैमसंग ने ये वाले कटबैक्स किए हैं। इससे ना एवरीडे ड्यूरेबिलिटी पे इतना इफेक्ट नहीं आता है, लेकिन फोन का दाम जरूर घट जाता है। नॉट बैड। अब आप पूछ सकते हैं कि भाई जब बाकी ब्रांड्स ये सारी चीजें दे रही हैं तो सैमसंग क्यों नहीं दे रहा है? बट बाकी ब्रांड सैमसंग की तरह इतना क्रेजी सॉफ्टवेयर नहीं दे रही हैं, या सॉफ्टवेयर साइकिल जो सैमसंग का है वो भी काफी अच्छा है एंड आफ्टर सेल सपोर्ट भी सैमसंग की अच्छी है। तो हर ब्रांड का ना अपना तरीका होता है कि कहाँ उनको पैसे खर्च करने और कहाँ उनको पैसे बचाने हैं, तो आपके ऊपर है कि आपके लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्प्ले की बात करते हैं। और देखो सैमसंग का डिस्प्ले है फैब्युलस है। तो गाइस 6.7 इंच सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है आपको, काफी ब्राइट है। इसमें सैमसंग का विजन बूस्टर टेक भी है, वही यूजुअल 120 हर्ट्ज सुपर स्मूथ डिस्प्ले है और ये HDR कंटेंट भी सपोर्ट करता है, तो नेटफ्लिक्स पे HDR टाइटल्स को आप HDR में प्लेबैक कर पाएंगे। और पिछले साल के Galaxy A55 से कंपेयर करें तो उससे थोड़ा ज्यादा ब्राइट भी है, 1000 से 1200 निट्स पे। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट तो है। लेकिन अब डिस्कस करते हैं कि डिस्प्ले में कटबैक्स क्या क्या हैं। पहला कटबैक, इसके बेजल्स जो है ना बहुत पतले हैं नहीं, स्पेशली अगर आप बाकी फोन्स के साथ कंपेयर करें जो इस प्राइस सेगमेंट में है। और इस बात को लेके ना सैमसंग को अब डेफिनेटली कुछ करना चाहिए, क्योंकि इस प्राइस सेगमेंट में इतने बेजल्स अब ओके नहीं है। दूसरा कटबैक, इसका रिफ्रेश रेट एडेप्टिव नहीं है, 120 हर्ट्ज पे फिक्स रहता है एंड डेफिनेटली इससे बैटरी परफॉर्मेंस पे थोड़ा इंपैक्ट पड़ता है। लेकिन इन दो कटबैक्स के अलावा कोई इशू है नहीं, डिस्प्ले काफी क्रेजी है स्पेशली आउटडोर्स। और जो सैमसंग का विजन बूस्टर टेक है ना, वो सीरियस एडवांटेज देता है इस फोन को। चलिए अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। Exynos, तो इसमें आपको मिलता है Exynos 1580 और इसमें आपको अप टू 12 GB LPDDR5X वाली रैम मिलती है एंड 256 UFS 3.1 स्टोरेज। लेकिन देखिए ये तो सब स्पेक्स है, डेली परफॉर्मेंस में ये कैसे करता है परफॉर्म। और देखिए आप Exynos को लेके कुछ भी बोलें, जो एवरीडे टास्क होते हैं ना फोन पे, उसको लेके आपका परफॉर्मेंस में कोई डिफरेंस फील नहीं होगा। हाँ, अब जब रॉ परफॉर्मेंस की बात आती है तो Exynos 1580 की परफॉर्मेंस बहुत क्रेजी नहीं है, लेकिन रॉ परफॉर्मेंस ही सब कुछ नहीं होता है। काफी हद तक डिपेंड करता है कि जो कंपनी है, इस केस में सैमसंग, उस प्रोसेसर को कैसे ऑप्टिमाइज करती है एंड ऑनेस्टली सैमसंग काफी अच्छा काम कर लेती है। देखो फोन स्मूथ है, ऐप फटाफट खुलते हैं, उनके बीच में स्विच करना भी आसान है और ऐसा नहीं है कि फोन बस पड़े पड़े गर्म हो जाता है। मतलब 30 से 40 मिनट हाई ग्राफिक एंड फ्रेम सेटिंग पे मैंने गेम खेली, कोई इशू नहीं था, स्मूथ चला। स्टार्टिंग में मैंने टेम्परेचर नोट किया जो 33-34 डिग्री सेल्सियस था और फिर गेम प्ले के बाद जब मैंने उसको चेक किया तो वो कुछ 37-38 डिग्री तक गया, जो एक्चुअली कंफर्टेबल है, बहुत ज्यादा गर्म नहीं है। चलिए अब एक स्पेसिफिक यूज केस उठाते हैं 4K वीडियोस एडिट करने का।
तो अगर आप फोन से ही शूट किए हुए 4K वीडियोस को एडिट करते हैं तो कोई इशू नहीं आएगा। अब हाँ, ये इतना तेज नहीं होगा जो जैसे सिमिलरली प्राइस OnePlus 13R जैसा, लेकिन अगर थोड़े एक्स्ट्रा सेकंड्स देंगे तो काम हो जाएगा। हाँ, अब ये क्वेश्चन बनता है कि सैमसंग ने इसमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 क्यों नहीं डाला। इसकी बात करेंगे एंड में, तो हैंग टाइट। बट सीरियसली, अगर आप इस फोन को एवरीडे थिंग्स के लिए यूज करें, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, वीडियोस देखने के लिए, म्यूजिक सुनने के लिए, ईमेल वगैरह, आप हार्डली डिफरेंस बता पाएंगे इस प्रोसेसर के साथ या किसी और फोन में जिसमें बेटर प्रोसेसर हो। चलिए अब बात करते हैं कैमरास की एंड स्पेक्स वाइज। इसमें आपको मिलता है एक 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड 5 मेगापिक्सल का मैक्रो। फ्रंट में 12 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है जो A55 में पहले 32 मेगापिक्सल का हुआ करता था। लेकिन ये सब तो बस बातें हैं, सैंपल्स देखते हैं। तो गाइस, ये रहे कुछ सैंपल्स जो मैंने मेन कैमरा से डिफॉल्ट सेटिंग्स में लिए हैं और बाकी फोन्स के कंपैरिजन में ये काफी नेचुरल लुकिंग आई हैं। मतलब जो कलर्स हैं, जो स्काई कैप्चर हुआ है, काफी हद तक वैसे ही है जैसे मुझे उस समय दिख रहा था जब मैं ये फोटो ले रहा था। अगर मैं इंडोर्स की भी फोटोज देखूं जहां लाइटिंग इतनी ग्रेट नहीं होती है, वहां पे भी इसने काफी अच्छा काम किया। कलर्स अच्छे कैप्चर किए हैं, लाइटिंग अच्छी कैप्चर की है और नॉइज भी काफी कम है। हाँ, लेकिन डायनामिक रेंज बेटर हो सकती थी। अगर आप इस पिक्चर में देखें तो विंडो के बाहर स्काई तो अच्छी कैप्चर की है, लेकिन सोफा जो है वो थोड़े डार्क हो गए, वहां शैडो अपलिफ्ट हो सकती थी। अच्छा, लो लाइट सिचुएशंस में एज लॉन्ग एज आसपास थोड़ी स्कैंटी लाइटिंग है, फोटोज रात में अच्छी आती हैं। आप फ्लोर पर रिफ्लेक्शन देख लीजिए, दुकानों के अंदर की लाइट देख लीजिए और स्काई में भी जो नॉइज होती है काफी लिमिटेड होती है। लेकिन हाँ, आसपास लाइट होनी चाहिए और आपके हाथ ना स्टेबल होने चाहिए। अच्छा, चलते फिरते मैंने काफी पोर्ट्रेट शॉट्स भी लिए लोगों के, एंड एज लॉन्ग एज पोर्ट्रेट सब्जेक्ट बहुत ज्यादा हिले ना तो फोटो अच्छी आ जाती है। लेकिन अगर सब्जेक्ट बहुत हिल रहा है, बहुत दूर है, या अगर लाइटिंग थोड़ी कम है तो वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है पोर्ट्रेट। फिर मैंने कुछ पोर्ट्रेट्स ऑब्जेक्ट्स की भी ली जो अच्छी आई, बट जैसे अगर आप ये वाली देखें तो काफ़ी टफ सब्जेक्ट था और इसने हर चीज़ को काफ़ी अप्रोप्रिएटली फोकस में रखा है। लो लाइट में भी ये अच्छी है, लेकिन कहीं कहीं पे आप देखेंगे एजेस पे वो मिस कर गया। मतलब टॉप लेफ्ट में देखिए वो तो फोकस में ही नहीं है, टॉप राइट में एक पत्ते की डंडी दिख ही नहीं रही है। अब हम सेल्फीज पे आते हैं तो ब्रॉड डे लाइट में तो काफ़ी बढ़िया फोटोज लेता है। स्किन टोन भी बहुत अच्छी है, एज डिटेक्शन भी काफ़ी अच्छी है, मतलब आपका फेस डिटेक्ट कर लेता है, बैकग्राउंड को बहुत अच्छे से ब्लर करता है। ऑफ कोर्स उसके कंट्रोल्स आपको मिलते हैं और कैमरा एंगल भी काफ़ी वाइड है ग्रुप फोटोज के लिए। लेकिन लो लाइट में ना, अगर लाइटिंग कम होती है तो सेल्फीज बहुत अच्छी नहीं आती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं और इतनी क्रिस्प भी नहीं होती हैं, तो उसके लिए इसको थोड़ी लाइट चाहिए होती है। चलिए गाइस, अब एक वीडियो सैंपल देखते हैं। तो A56 4K वीडियोस शूट कर सकता है अप टू 30 FPS और ये मैंने चलते चलते लिए, तो आप देख सकते हैं इसकी स्टेबिलिटी तो काफ़ी अच्छी है। कलर्स भी अच्छे कैप्चर करता है, स्काई भी ठीक ठाक कैप्चर कर लेता है और अगर आप जैसे मूव भी कर रहे हो कैमरा तो एज लॉन्ग एज बहुत तेज नहीं है, ये ठीक कैप्चर कर लेगा। इनडोर्स भी अगर आप देखें इसने टोन्स काफ़ी सही कैप्चर की हैं, नॉइज़ भी काफ़ी लिमिटेड है और जूम करते वक्त भी कोई ज़्यादा इशू नहीं है। लेकिन जब बात आती है लो लाइट की, तब थोड़े डायनामिक्स बदल जाते हैं। अगर आप काफ़ी एक ही जगह पे खड़े होकर ले रहे हैं और थोड़ी बहुत लाइटिंग आसपास है तो फुटेज अच्छी आएगी, लेकिन अगर आप चलते हुए लेंगे या अगर बहुत मूवमेंट हो रही है तो काफ़ी नॉइज़ आ जाती है और काफ़ी फोकस ब्रीदिंग भी होती है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। Alright guys, so I'm shooting using the front-facing camera of the Galaxy A56. Now it can shoot 4K up to 30 FPS. I'm walking as I'm holding this in my hand, so you can, I think it's pretty stable. And I'm on the street, so there's a few cars running around. It's a little windy, so let me know what the audio sounds like. But yeah, that's the quality of the front-facing camera. गाइस, ओवरऑल डे टाइम के लिए तो बहुत ही बढ़िया कैमरा है। लो लाइट में डेफिनेटली थोड़ा स्ट्रगल है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। बाकी आपको सारे फोटोज डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप खुद चेक कर सकते हैं। अब देखिए गाइस, फोन तो ये सैमसंग का है एंड सॉफ्टवेयर एक ऐसी जगह है जहां पे सारा सैमसंग का मैजिक काम करता है, तो उसकी बात करते हैं। तो बॉक्स से फोन निकालते ही आपको One UI 7 मिलता है, Android 15 पे बेस्ड है एंड आपको अपग्रेड्स मिलेंगे Android 21 तक, यानी 6 जनरेशन के आपको अपग्रेड मिलेंगे। इस प्राइस पे कोई भी और फोन आपको शायद ही देता है। और ये बात कि इसमें One UI 7 है, ये बात ही काफी है, क्योंकि इसमें ऐसे फीचर्स फिर आपको मिल जाते हैं जो आपको इस प्राइस सेगमेंट में किसी भी और फोन पे नहीं मिलेंगे। इनफैक्ट मैंने एक वीडियो की है, कुछ 5-6 फीचर्स बता रहा हूं मैं उसमें जो काफी क्रेजी है, वो वीडियो आप चेक जरूर कर लीजिएगा। और एक बात अलग से मैं ये जरूर कॉल आउट करना चाहता हूं कि सैमसंग के फोन, स्पेशली ये A56 एंड A36 ऐसे फोन्स हैं जिसमें टैप एंड पे फंक्शनैलिटी है किसी भी क्रेडिट कार्ड मशीन पे कहीं भी इंडिया में। आप बस सैमसंग वॉलेट में अपने कार्ड्स कॉन्फ़िगर कर लीजिए और डन है। अब अलग से सैमसंग ने A56 और A36 दोनों में कुछ AI फीचर्स इंट्रोड्यूस किए हैं।
जैसे गाइस आपको अपडेटेड AI सिलेक्ट मिलता है, वैसे जैसे आपको S25 अल्ट्रा सीरीज में मिला था, जिसको अगर आप यूज करें स्क्रीन पे तो आपको अप्रोप्रिएट एक्शंस खुद ही रेकमेंड कर देगा। फोटो है तो बोलेगा स्क्रीनशॉट की तरह सेट कर लो, अगर टेक्स्ट होगा तो कॉपी करने का ऑप्शन दे देगा, और किसी वीडियो में अगर म्यूजिक चल रहा है तो उसको भी आइडेंटिफाई करके बता देगा कि बैकग्राउंड में वो कौन सा म्यूजिक है। कुछ ऐसे AI फीचर्स भी है जिससे फोटोज एंड वीडियोस बनाने में आपको काफी मदद मिलती है। जैसे इसमें ऑब्जेक्ट इरेजर है जो क्लीनअप का काम करता है, अगर आपको फोटो में कोई चीज हटानी है तो बड़े प्यार से हटा देता है। हाँ, एक फर्क है, S25 सीरीज में ये रिमूव करके जनरेट भी करता था, जो ये नहीं कर सकता। तो अगर इसको हम S25 सीरीज से कंपेयर करें तो क्या क्या चीजें मिसिंग है इसमें? देखिए, S25 में आपको गूगल जेमिनी इंटीग्रेशन भी मिला, AI इंटरप्रेटर भी है, AI लाइव ट्रांसलेट भी है, एंड सैमसंग नोट्स में भी आपको AI फंक्शनैलिटीज मिलती हैं, वो सब इसमें नहीं है। अब ऑब्वियसली सैमसंग कुछ फंक्शनैलिटीज अपने फ्लैगशिप सीरीज के लिए एक्सक्लूसिव रखेगा और ये वही कर रहा है। आखिर में बात करते हैं बैटरी एंड चार्जिंग की। तो गाइस बैटरी कैपेसिटी तो वही लास्ट ईयर वाली मिलती है 5000 मिली एम्पियर आवर, लेकिन जो चार्जिंग स्पीड है वो आपको इस बार 45 वॉट्स वाली मिलती है। और बस गाइस ये 1 डे वाली बैटरी ही है, अगर आप बहुत हैवी यूज करते हैं तो आपको जैसे अर्ली इवनिंग में चार्ज करना पड़ जाएगा, और मॉडरेट यूज है तो पूरा दिन चल जाएगा। लेकिन ऑनेस्टली ना, सैमसंग को सिलिकॉन कार्बन बैटरीज यूज कर लेनी चाहिए। एटलीस्ट कस्टमर्स को सेम फोन में ज्यादा बैटरी मिलेगी जैसे बाकी ब्रांड्स कर ले रहे हैं। लेकिन वही है, जैसे मैंने S25 अल्ट्रा की वीडियो में बोला था, नई टेक्नोलॉजी है बैटरी की, सैमसंग थोड़ा कॉशियस रहता है, एंड जब तक सैमसंग को थोड़ा और कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा इस बैटरी टेक पे, तब तक वो शायद ही डालेगा। तो गाइज, कंक्लूजन मोटा मोटा अगर मैं आपको बताऊं ना, ये इस प्राइस सेगमेंट में डेफिनेटली बहुत ज्यादा पावरफुल फोन नहीं है, लेकिन इस प्राइस सेगमेंट में ये सबसे ज्यादा फीचर पैक्ड है। और देखो गाइस, कटबैक्स तो डेफिनेटली है, मतलब स्पेशली ड्यूरेबिलिटी सर्टिफिकेशंस में एंड परफॉर्मेंस स्टैंड पॉइंट से, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन अच्छी है, सॉफ्टवेयर सपोर्ट बहुत बढ़िया है, और रिलायबिलिटी तो है ही। और अगर आपको ये चीजें ज्यादा मैटर करती है एंड सैमसंग का सॉफ्टवेयर आपको बहुत पसंद है, तो इस प्राइस सेगमेंट में इसके अलावा कोई फोन है नहीं। और बाकी गाइज, अगर आपको इसके वेरिएंट्स और प्राइसिंग जाननी है तो वो आपके सामने है, एंड ऑफ कोर्स फॉर बेस्ट ऑफर्स आप सैमसंग की वेबसाइट पे खुद जाके चेक भी कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको इतना भी खर्च नहीं करना है तो गैलेक्सी A36 है, जो ऑलमोस्ट ऐसा ही है लेकिन कम दाम पे। और अगर आपको A36 का भी डिटेल रिव्यू चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताइएगा। अगर मुझे लगा कि काफी डिमांड है तो डेफिनेटली उसका रिव्यू भी मैं डाल दूंगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर दबाइएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और फिर वो बेल आइकन को क्लिक करके ना ऑल जरूर मार्क कर दीजिएगा, बड़ी मदद मिलती है चैनल को। मिलते हैं।